हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और आज का लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। जल्दी हम टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो हम एक तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं ई ए आर रिएक्शन, तो ई ए आर रिएक्शन का जो पोर्शन है वो हम क्या करने वाले हैं, आज खत्म करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर बीच में दूसरी भी कई रिएक्शंस आती है, जैसे हाइड्रोजनेशन है जो कि एक तरीके से हेट्रोजिनस कैटालिसिस पर बेस्ड रिएक्शन है ना। लास्ट क्लास में हमने उसकी बात करी थी। तो लास्ट क्लास में हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करी थी, ठीक है। और रिडक्शन में हमने जो पार्शियल रिडक्शन भी देखा था एल्काइन का, कि यार जो है PDBaSO4 लिंडलार कैटलिस्ट जो है या P2 कैटलिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में कौन सी वाली एल्कीन बनाते हैं हम, उसकी प्रेजेंस में तो सिस बनाते हैं। बिर्च रिडक्शन हम पढ़ रहे थे, है ना। तो बिर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन बनती है। कैसे बनती है पिछली क्लास में हमने जो चर्चा कर ली थी। अब देखना कि आज की क्लास में बिर्च रिडक्शन को ही हम कंटिन्यू करेंगे और बेंजीन से स्टार्ट करेंगे, बिर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। तो ध्यान से देखो जरा कि बिर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन, बिर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। भैया जी बहुत ही आसान सा काम है बेंजीन का बिर्च रिडक्शन करवाना, है ना। क्या टॉपिक है ये, तो आप यूं समझो कि ये बेंजीन है, ठीक है। और ये यहां पर एरो पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सोडियम और लिक्विड NH3, ये आपको एरो पर लिखा हुआ मिलेगा। अब जब बेंजीन का बिर्च रिडक्शन होगा तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें समझना है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये भी हमें समझना है। तो भैया देखो क्या जब आप बिर्च रिडक्शन इसका करवाओगे तो ये वाला बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये है 1,4 प्रोडक्ट, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो साइक्लो हेक्सा, और ये हो गया 1,4 डाईइन, ये प्रोडक्ट बनेगा, डाईइन है ना। अब यार ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा बिर्च रिडक्शन में, याद करो पिछली क्लास में हमने क्या किया था। जब रिएक्शन स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक किया और दोनों बॉन्ड पर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया। कहने का मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज हमने बॉन्ड का करवाया था एल्काइन के केस में। अब हम जो है वो बेंजीन में बिर्च रिडक्शन करवा रहे हैं। ध्यान से देखना रिएक्शन कैसे चलेगी। बहुत ही आसान सा काम है कि यार सोडियम लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड जो है ना, सबसे पहले इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और जैसे ही इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा दूसरी तरफ इधर सोडियम है, मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, जो है वो केटाइन बनाएगा। और जैसे ही केटाइन बना तो यहां पर देखो इस कार्बन पर एक और इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर है। इस कार्बन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी। अब पिछले में क्या हुआ था, हमने जब एल्काइन का बिर्च रिडक्शन करवाया था कि दोनों कार्बन पर एक एक और इलेक्ट्रॉन था, तो उसने क्या किया, रिपल्शन से बचने के लिए दोनों ओड इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। ठीक ऐसे ही इस वाले मॉलिक्यूल में आप ध्यान से देखना रेजोनेंस है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को रिपल्शन से बचाने के लिए क्या करेगा भैया, ये वाला बॉन्ड यहां देखो इनमें रिपल्शन है अभी, तो नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि आप देखो इन दोनों में चार्ज जो है वो ओड इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इनमें डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई, रिपल्शन कम हो गया, ये मैक्सिमम स्टेबल है। अब यार ये मैक्सिमम स्टेबल है तो अब NH3, ये हमारे पास NH3 का मॉलिक्यूल और ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन है, तो इसने जो यहाँ अटैक किया तो यहाँ से NH2 माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। ये लो जी NH2 माइनस बाहर, ये NH2 और सोडियम मिलकर NaNH2 के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और ये पहला अपने पास एक स्टेप रिएक्शन का कंप्लीट हो गया। फिर भैया अभी ओड इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो अभी सोडियम भी तो बाकी है। एक और सोडियम ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया, केटाइन बना लिया। इसने वापस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वापस से नीचे वाले कार्बन पर चार्ज आएगा कैसा, नेगेटिव, वापस से सेम रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन वापस से हो जाएगी। तो सेम टू सेम रिएक्शन वापस से होगी। तो ये हमारे पास NH2, ये H एक्टिव हाइड्रोजन है, इसने अटैक किया, यहाँ से NH2 माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, ये लो जी एक और जो है वो अपने पास इस तरीके से जो है वो क्या होता है, बेंजीन में जब बिर्च रिडक्शन होगा तो 1,4 एडिशन होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो ठीक है, ये तो बेंजीन। अब यार अगर मान लो बेंजीन पर कोई ग्रुप जोड़ दिया, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, तो उस केस में जो बिर्च रिडक्शन कैसे होगा, ये भी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो जरा। कि यार बेंजीन पर अगर मान लो दो केस है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। जैसे इसको हम एक साथ देख लेते हैं ना,
यूँ समझो कि ये बेंजीन है अपने पास, ठीक है, और यहां पर है कोई ग्रुप जी, ठीक, कोई भी ग्रुप है जी। अब जी या तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर जी हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप। रिएक्शन हमें करवानी है वही सोडियम लिक्विड NH3 के साथ। तो भैया ध्यान से देखना कि पहला केस है इफ जी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, जी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कहने का मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो और दूसरा केस यहां पर हम देखेंगे जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होगा तो कैसा बिहेव होगा। तो आप समझो वही बात कि यार इस बॉन्ड का क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। सोडियम ने जो यहां पर क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, Na+ और ये E, ठीक है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास यहां पर ऐसी कंडीशन आएगी, ये G है, यहाँ चार्ज कैसा नेगेटिव, और ये क्या है ओड इलेक्ट्रॉन। अब भैया इसमें क्या होगा, इसमें जो वो हमें पता है कि रेजोनेंस चलेगा, और रेजोनेंस से ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा कि ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाए। तो मैक्सिमम स्टेबल जो है वो तभी होगा जब यहाँ चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव, और ये वाली कंडीशन आएगी अपने पास। यहाँ ये मैक्सिमम स्टेबल हो चुका है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। जबकि नीचे वाले में देखना, अगर मान लो इफ G इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, कि यार अगर G इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, कोई G ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है ना, यहां रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अब देखो कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है तो यहां पर थोड़ी अलग तरीके से रिएक्शन होगी। जैसे यहां तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, और ये वाला क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि भाई यहां जो कार्ब एनाइन बन रहा है ना, ये वाला G की वजह से थोड़ा ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल है। अब यहां क्या होगा नीचे वाले केस में, यहां पर ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और यहां जो ओड इलेक्ट्रॉन है ये वाला कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे पास ये कार्बन आयन बनेगा। ध्यान से देखो जरा, ये है ग्रुप G, और यहां चार्ज आया कैसा नेगेटिव, ये एक ओड इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड, ये दोनों कैसे है, एज इट इज है। ये कंडीशन आएगी। अब ये वाली कंडीशन क्यों आई, क्योंकि भैया यहां G क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, और विड्रॉवल ग्रुप है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज खींचेगा, विड्रॉ करेगा चार्ज। तो यहां चार्ज डेंसिटी कम होगी, नेगेटिव चार्ज में कमी आएगी, और चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बहुत ही बेसिक सा काम है कि भाई 1,4 बनेगा कि 1,3 प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज डिपेंड करती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर, और हमेशा हमें ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट ही बनाना है। यहां पर ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक किया, क्योंकि भैया ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। यहां ये वाला बॉन्ड ब्रेक क्यों किया, क्योंकि यहां ज्यादा स्टेबल, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये देखो जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा ना नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां ये ज्यादा स्टेबल है, यहां ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि G क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भाई ये वाला जो है ना, आप चाहो तो इसको मैक्सिमम स्टेबल पर शिफ्ट कर सकते हो, इसमें रेजोनेंस चला के, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, वापस से जो है ये वहीं वैसा का वैसा ही बन जाएगा। चलो कर लेते हैं हम, कोई समस्या नहीं है, ऐसा ही बन जाएगा। कि देखो कि इसमें रेजोनेंस चलेगा तो ये ओड इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने बनाई। तो हमारे पास ये बना G, और ये वाला जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसके अलावा जो है वो ये नेगेटिव चार्ज और ये ओड इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम स्टेबल है, यहाँ ये मैक्सिमम स्टेबल है। ये मैक्सिमम स्टेबल क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, साथ ही जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है उसकी भी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और ये वाला मैक्सिमम स्टेबल क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, जिससे रिपल्शन कम होगा, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है वो डायरेक्टली इस कार्बन पर जुड़ा है, तो इससे क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो अब देखना कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यहाँ से NH3 का हम जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, और ये तो क्या हो गया बाहर, तो एक तो ये वाला बना, ठीक है, ये है G और ये ओड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से जो है वो एक और सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये लो, ठीक है, एक और सोडियम ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। यहाँ चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, ये ग्रुप है G, ये नेगेटिव चार्ज। वापस से ये क्या करेगा, किसी दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल से एक्टिव हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये लो, ठीक है, ये हुआ G। ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, कब, जब G कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब। अब यहाँ क्या होगा, सेम टू सेम, इसने जो क्या किया NH3 से, अच्छा यहाँ सॉल्वेंट क्या होता है, इथेनॉल,
तो बहुत बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी लिखा होता है कि ये एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो इथेनॉल से आता है, इथेनॉल से भी आ सकता है ना। लेकिन भाई आप ये देखो कि वहां से आएगा जहां ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होगा, जैसे इथेनॉल है तो इथेनॉल से आएगा। अगर इथेनॉल नहीं भी है, मान लो सॉल्वेंट आपने अमोनिया ले रखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर इथेनॉल को मेंशन नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन से आ जाएगा। इथेनॉल है तो इथेनॉल का एक्टिव हाइड्रोजन आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला यहाँ से NH2 माइनस बाहर, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला वो ये वाला मिलेगा। यहाँ पर क्या आएगा G, और यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट स्टेप में वापस से वही रिएक्शन, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+ और ये साथ में इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अब चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज नीचे वाले कार्बन पर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा G आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो क्या आ जाएगा, यहाँ NH2 और ये एक्टिव हाइड्रोजन वापस से एक्सेप्ट किया, ये लो जी। तो ध्यान ये रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना, इस तरीके का प्रोडक्ट जहां पर दोनों डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 4 पोजीशन पर है। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ये वाली कंडीशन है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, तो मान लो इसको अगर मेन कार्बन माने हम, 1 नंबर कार्बन, तो 1 2 3 4 5, तो आप जो हो इसको 2 और 4 पोजीशन पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो, या 2 5 पोजीशन पर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, है ना। इसको मिटा रहा हूं मैं। जैसे ये देखो कि यार बेंजीन है, बेंजीन रिंग यहां पर लगा OCH3, ठीक है, और आपने यहां पर एरो पर लिखा हुआ है सोडियम लिक्विड एमोनिया। तो ये केस है, एक हमारे पास ये केस है, मान लो यहां है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और सोडियम, और साथ में क्या लिखा है, लिक्विड NH3, या यहाँ पर जो CHO भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हम चाहे तो करवा सकते हैं, सोडियम जो है वो अपने पास कार्बोक्सिलेट बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन से, लेकिन फिर भी जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें रिडक्शन का ही बनाना है। जैसे यहाँ पर जो है वो रिडक्शन, अभी इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है +M, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो प्रोडक्ट हम बनाएंगे ये वाला, यहाँ पर आ जाएगा क्या, OCH3, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, इसका इफेक्ट कैसा होता है, -M, तो प्रोडक्ट हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। सिंपल सा काम है, ये है भैया बेंजीन का बिट्स रिडक्शन। एक और आता है, जैसे नेफ्थलीन आ जाए, नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन का बिट्स रिडक्शन हमें करवाना है, ठीक, जैसे सोडियम और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, कई बार टेम्परेचर भी मेंशन होता है यहाँ -78 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, ये रिएक्शन कम टेम्परेचर पर ही होती है। तो जब रिएक्शन होगा या इसका रिडक्शन होगा तो भैया डायरेक्टली याद रखना है, इसका रिडक्शन होगा तो ये कंपाउंड बनेगा। ये वाला ही कैसे बनता है, तो ये ठीक देखो जरा, एक बेंजीन इधर है, और बेंजीन का जब हमने बिट्स रिडक्शन करवाया तो क्या बना था, अभी 1,4 प्रोडक्ट बना था, एक बेंजीन इधर है, तो हमने जो 1,4 प्रोडक्ट बनाया, तो भैया ये देखो, ये एक 1,4 हो गया, ये दूसरा 1,4 हो गया, तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। बाकी इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, सीधा सा कंसेप्ट है, क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन जो बन रहा है ना, वो आपको ज्यादा स्टेबल करना है। इलेक्ट्रॉन डोनर के केस में हम ये बोलेंगे कि कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल तब होगा जब दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल के केस में कार्बेनाइन स्टेबल तब होगा जब इनके बीच में डिस्टेंस कम से कम होगा। तो ये इसका कंसेप्ट है, दिस इज बिट्स रिडक्शन ऑफ बेंजीन एंड एल्काइन। एल्काइन का आपने लास्ट क्लास में देख लिया, बेंजीन का आपने अब देख लिया। ठीक है, अब देखो क्या, इसी को थोड़ा सा हम और देखते हैं। भैया हमारे पास जो है ना बेंजीन वेंजीन ये रिडक्शन वगैरह तो कंप्लीट है। अब एक छोटा सा पॉइंट है अलग से, है ना, एसिटिलीन के बारे में, कुछ एसिटिलीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो हमें देखनी है। ठीक है, देखो जी, 2-4 रिएक्शन है जो कि EAR के ही एग्जाम्पल होंगे, है ना, 1-2 रिएक्शन ऐसी है जो कि अलग भी है, पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, वो हम सारी देख लेते हैं। हाँ जी, देखो रिएक्शंस ऑफ एसिटिलीन, भैया देखो कि जो एसिटिलीन है ना, ये क्या है,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को क्या बोलते हैं हम, एसिटिलीन बोलते हैं। 2-3 रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन हमने इसकी करवाई HCN के साथ, है ना, और BaCN2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। रिएक्शन हमने इसकी करवाई HCl के साथ, ठीक है। रिएक्शन होगी भैया Hg+2 की प्रेजेंस में। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ डिस्कशन हमने किया है, ये डिस्कशन किया है भैया हमने, याद करो, EAR रिएक्शन में, जहां पर मैंने कहा था कि यार यहाँ एल्काइन की रिएक्टिविटी EAR के लिए क्या होती है, थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बनता है, दूसरा इनका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये जो है थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो तोड़ने के लिए आपको हैवी मेटल आयन Hg+2 है, Ba+2 है, Ni+2, ये सारे काम में लेने पड़ते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही रिएक्शन हमने करवाई एसिटिक एसिड के साथ Hg+2 की प्रेजेंस में। ऐसे ही एक और रिएक्शन है AsCl3 के साथ आपने रिएक्शन करवाई, है ना। ये 2-3 रिएक्शन है जो हमें एसिटिलीन के बारे में देखनी है। कई जगह जो है वो आपके मॉड्यूल में या कई बार जो है वो माइनर में, टेस्ट पेपर में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहले HCN के साथ रिएक्शन करवाएं। सिंपल सा काम है, दोनों तरफ सिमेट्री है, कहीं पर भी H जोड़ दो, कहीं पर भी CN जोड़ दो। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN, ठीक है। तो भाई देखो जरा कि ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम है एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है। वैसे तो जो है वो आपके पॉलीमर वाला जो चैप्टर है वो हट गया है, लेकिन ये जो है वो एक मोनोमर है, ठीक है। PAN एक पॉलीमर होता है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, तो उसकी मोनोमर यूनिट होती है ये। HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा CH2CHCl, इसको हम बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। वाइनिल क्लोराइड एक पॉलीमर होता है PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये उसका जो क्या होता है, मोनोमर होता है। हाँ, आप अगर एक और HCl की रिएक्शन करवा देते हो Hg+2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो है जेम डाई हैलाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन की बात हमने पहले करी है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो Hg+2, वही Hg+2 तो हैवी मेटल आयन है, H+ मिलेगा, तो कहीं पर भी H जोड़ दो, बाकी जो दूसरा वाला कार्बन बच गया उस पर क्या जोड़ दो, COCH3 जोड़ दो। यहाँ अगर मान लो एक और इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवाते हो आप, वापस से आपने जो CH3 COOH की रिएक्शन करवाई, अगर एक इक्विवेलेंट की रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन यही रुक जाएगी। दोबारा रिएक्शन करवाओगे तो सेकंड वाला जो है वो आप वहीं जोड़ोगे जहां पर फर्स्ट वाला न्यूक्लियोफाइल ऐड किया था। और दूसरा केस यहां पर ये भी है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा, EAR रिएक्शन होगी ना, तो पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसलिए हम सेकंड वाला भी यहीं जोड़ेंगे, तो हमारे पास आएगा CH3 और ये आएगा CO नॉट CH3, दिस इज CH3CH2, CH3CH, ठीक है। और ये तो एक तो जोड़ दिया हमने OCH3, दूसरा वाला OCOCH3, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। AsCl3 भैया जी ये ऐसे ब्रेक होगा, Cl+ और AsCl2 और ये माइनस, ठीक है। तो यहां से आपको जो है प्रोडक्ट ये मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH, एक पर Cl जोड़ दो, एक पर जोड़ दो AsCl2। ये जो होता है कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं लेविसाइट, और ये एक गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है ना। और इसको हम वार गैस बोलते हैं, वार गैस, ठीक है। इसको वार गैस बोला जाता है क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में जो है वो इसको काम में लिया था टपकाने के लिए लोगों को, है ना। तो ये एक पॉइजनस गैस होती है। और ये हमारे पास एसिटिलीन की कुछ रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन जो है वो EAR का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एसिटिलीन की 2-3 रिएक्शन और है, पॉलीमराइजेशन, वो भी हम देख लेते हैं, देखिएगा। हाँ जी, देखो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, पॉलीमराइजेशन या साइक्लाइजेशन ऑफ एसिटिलीन, भैया जी 2-3 रिएक्शन है ना। और NCERT की रिएक्शन है तो आपको ये ध्यान में भी रखना है। जैसे सबसे पहले तो एसिटिलीन है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल लिए और बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से जो है यहाँ पर रेड हॉट आयरन ट्यूब, है ना, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करवाओ, तो जो है वो ये किस में बदलता है, ये बदलता है भैया जी बेंजीन में। इस तरीके से जो है ये किस में बदल जाएगा, बेंजीन में बनेगा। कहने का मतलब ये है कि एक कांच की ट्यूब होती है ना, और इसको जो है यहाँ से लगातार हीट करते रहते हैं, इसको इतना हीट करते हैं कि एकदम जो वो लाल हो जाए, ठीक है। फिर जो इधर से जो एसिटिलीन गैस पास करवाते हैं, एसिटिलीन,
और जब ये एसिटिलीन इसमें से पास होती है तो रिएक्शन होगी, और इधर से जो है ना वो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगी, बेंजीन मिलेगी। मतलब इधर से एसिटिलीन डालो, इधर से बेंजीन निकालो, एसिटिलीन डालो, बेंजीन निकालो, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। याद आया क्या? हाँ, कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। वो मशीन बनी कि नहीं बनी ये तो पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बन गया, इधर से एसिटिलीन डालो, इधर से बेंजीन निकालो, है ना। तो देखो हमारे पास जो है वो, अब ये रिएक्शन कैसे चलती है, तो एक तरीके से ट्राइमेराइजेशन की रिएक्शन है ना। 3 मॉलिक्यूल इसके काम में आएंगे ऐसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है भैया, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर। तो ये एक तरीके से क्या हुआ है, इसका ट्राइमेराइजेशन हुआ है। दिस इज ट्राइमेराइजेशन। ठीक, दूसरा जो है वो अपने पास है कि ये एसिटिलीन है, रिएक्शन आपने करवाई NiCN2 की प्रेजेंस में, इसको हीट किया, तो अब सेम टू सेम ऐसी रिएक्शन होगी, टेट्रामेराइजेशन होगा, और टेट्रामेराइजेशन होगा तो एक कंपाउंड बनेगा ये वाला, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। यहां पर तो क्या बना, बेंजीन बना, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा भैया साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। ठीक है, एक और रिएक्शन है, इसको टेट्रामेराइजेशन बोलते हैं ना, एक और रिएक्शन है, और ये है डाइमेराइजेशन की रिएक्शन, है ना, या आइसोमेराइजेशन भी इसको बोल सकते हो आप, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट होती है आइसोमेराइजेशन। Cu2Cl2, और साथ में जो है वो आपको NH4Cl के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है। तो भैया जी देखो जरा कि कैसे रिएक्शन होगी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, है ना, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास एक रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड, और ये CH2। ध्यान दो जरा कि यहाँ पर जो H प्लस निकला, H प्लस निकला, तो यहाँ पर जो है वो इस पर ये बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो H प्लस और नेगेटिव जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, तो जो है वो इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये एक तरीके से डाइमर बन गया, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एसिटिलीन की रिएक्शन है। अब यहीं पर एक और छोटा सा पॉइंट आता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है भैया टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, कि हम कैसे जो वो एक तरीके से दोनों को अलग करेंगे। एक तो टर्मिनल एल्काइन है और एक हमारे पास इंटरनल एल्काइन है। अब टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो एक नंबर या लास्ट कार्बन पे आए, शुरू में या फिर लास्ट में, यानी एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो टर्मिनल एल्काइन। और इंटरनल एल्काइन का मतलब है जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो कहीं पर बीच में आएगा। तो इसको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। देखो टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन, और ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो है वो काम में आता है। कि जैसे एक तो आपको दे दिया 2-ब्यूटाइन, एक आपको दे दिया प्रोपाइन, और बोलेगा कि इन दोनों को कैसे हम जो है वो डिस्टिंग्विश करेंगे या दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन में बहुत ही सिंपल सा काम, जैसे कोई भी टर्मिनल एल्काइन है मान लो अपने पास इस तरीके की, ये है टर्मिनल एल्काइन, ठीक। और टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं ना, आपको क्या करना है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है अपना ये कैसा है, ये एसिडिक है, तो कंसेप्ट इसमें बहुत ही आसान सा है, एसिड बेस कंसेप्ट लगना है। तो ये हाइड्रोजन है एसिडिक, और एसिडिक हाइड्रोजन को अगर आपको टेस्ट करना तो इसमें जरूर कोई आपको बेस मिलाना पड़ेगा, कोई बेसिक चीज मिला दो या कोई ऐसी चीज मिला दो जिसके साथ ये एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता हो, है ना। जैसे मान लो आपने सोडियम मिला दिया, तो सोडियम जो है वो क्या होता है, एल्कलाइन मेटल होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और एसिड बेस रिएक्शन से यहां पर क्या बना, एक तो सॉल्ट बन गया और साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो भैया टर्मिनल एल्काइन जो होगी वो तो सोडियम के साथ, या सोडियम के अलावा यहां आप NaNH2 भी ले सकते हो। मान लो आपने NaNH2 मिला दिया तो भी सेम रिएक्शन होगी। ये एसिड है, NH2 माइनस क्या है, बेस है, यहां पर सेम रिएक्शन होगी, RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये Na, और साथ में यहां से NH3 गैस क्या हो गई बाहर, यहां हाइड्रोजन गैस, यहां NH3 गैस बाहर होगी। सिंपल सा काम। तो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में इंटरनल एल्काइन है, एक में टर्मिनल एल्काइन है। आपको आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कौन सी टर्मिनल एल्काइन है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सोडियम का टुकड़ा मिलाया, जिस टेस्ट ट्यूब में से गैस इवॉल्व हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, वो तो क्या है, वो तो टर्मिनल एल्काइन है। जहां गैस रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि इंटरनल एल्काइन ये रिएक्शन नहीं देगी, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे दो एल्काइन दे दी, एक टर्मिनल
एक इंटरनल, और आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सी सोडियम के साथ आसानी से रिएक्शन करेगी, टर्मिनल वाली आसानी से रिएक्शन करेगी, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखना, इंटरनल एल्काइन इस तरह की रिएक्शन नहीं देता है। आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिस टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल रही है, मान लो सोडियम मिलाया, सोडामाइड NaNH2 मिला दिया, दोनों में से कुछ भी मिला दो, एक टेस्ट ट्यूब में से गैस निकली, जिसमें से गैस निकली वो टर्मिनल है। क्लियर है बात? फिर देखो कि एक हमारे पास रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3, साथ में NH4OH, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। तो भैया टोलेन रिएजेंट जो होता है ना, ये भी आप ये बोलोगे कि इसके साथ रिएक्शन करेगा, जो टर्मिनल एल्काइन होगा उसी के साथ रिएक्शन करेगा, और इसके साथ रिएक्शन करके भैया जी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा इसका, है ना, इसका मिलेगा व्हाइट पीपीटी। तो जो एल्काइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टोलेन रिएजेंट के साथ व्हाइट पीपीटी बना रही है, वो एल्काइन पक्का कैसी है? टर्मिनल है। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक और हमारे पास है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, ठीक है, और साथ में अमोनिकल NH4OH, दिस इज अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। और इसके साथ जब रिएक्शन होगा ना, तो हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये Cu+, इसका रेड पीपीटी बनेगा। इन सब से आप क्या कर सकते हो? तीनों रिएक्शन से ही टर्मिनल एल्काइन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी वाली टर्मिनल है, कौन सी वाली इंटरनल एल्काइन है ना। सिंपल सा काम है। ये हमारे पास एसिटिलीन की कुछ एक रिएक्शंस है, इनको हम आगे भी खूब काम में लेंगे, ठीक है। अब यार एक छोटा सा पॉइंट और है, हालांकि जो है वो पॉइंट जो है वो आप ये मानो कि एनसीईआरटी से बिलोंग तो करता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी जो है वो एनसीईआरटी में कहीं पर जो है इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है ना। तो ये देखो ज़रा कि, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि काइनेटिक्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काइनेटिक्स जो है ना, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है जो कि HBr शो करता है, ठीक है, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो, और आप जब भी कोई माइनर या आप देते हो तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। तो देखना 1,3-ब्यूटाडाइईन का कंसेप्ट जो है वो हमें समझना है। 1,3-ब्यूटाडाइईन, हाँ जी। तो पॉइंट है भैया देखो 1,3-ब्यूटाडाइईन का, 1,3-ब्यूटाडाइईन, बहुत ही सिंपल सा काम है ना। इस पर हम क्या करेंगे? HX की रिएक्शन करवाएंगे, है ना। तो HX की रिएक्शन से क्या बनेगा? EAR रिएक्शन होगी। हम EAR ही तो पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले EAR रिएक्शन डिस्कस करी है, ठीक है ना। तो आप यूं समझो कि जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। रिएक्शन इसकी हमने करवानी है HX के साथ, ठीक है। अब भाई HX के साथ जब रिएक्शन होगी ना, तो EAR रिएक्शन होगी, और EAR रिएक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है। तो भैया जी देखो, चाहे ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, चाहे ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, कोई भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, है ना। यहां से आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगा H+, दूसरा आपको क्या मिलेगा? X-। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो पहले हमारे पास कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा CH2CH, और ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहां पर क्या आएगा? CH3, ये कार्बोकेटाइन बना। अब दो कंडीशन हो सकती है हमारे पास, दो केस हो सकते हैं, ध्यान से देखना जरा कि पहला केस तो ये है कि जो X- आया ना, डबल सिंगल पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है ना, तो कार्बोकेटाइन वो भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन है तो ज्यादा स्टेबल है। X- जो वो इस कार्बोकेटाइन पर यहां अटैक कर दे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH2CH और ये X, और यहां क्या आया? CH3। आप ध्यान दो जरा कि अगर मैं इन कार्बन की नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, है ना, यहां पर 1 2 3 4 ऐसे ही नंबरिंग कर रखी है आपने, तो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे ही नंबरिंग। आप ये मत बोला कि सर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं आप, नाम, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं इसको,
इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, है ना, कि भाई नाम लिखने के लिए सर आपने तो 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं इसका, हम एडिशन चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से कितने नंबर कार्बन पे एडिशन हुआ है। तो यहां पर देखो 1 नंबर कार्बन पर तो क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और 2 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है। तो कौन सा प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना भैया 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि यार ये कार्बोकेटाइन जो बना है ना, इसमें रीअरेंजमेंट भी तो हो सकता है, या यू कहो कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव, एक काम करता हूं इसमें रेजोनेंस होगा, तो इसमें रेजोनेंस करवा देते हैं। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 और ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ये वाला भी तो बन सकता है। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों है ज्यादा स्टेबल, ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, साथ में रेजोनेंस भी है। इसके पास देखो जरा कि रेजोनेंस है, लेकिन ये CH3 क्या हो गया, दूर हो गया, तो इसका प्लस आई क्या हो चुका है, कम हो चुका है ना। तो चलो स्टेबिलिटी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वाला कार्बोकेटाइन भी तो बन सकता है, और ये वाला कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो X यहां अटैक करेगा, और X यहां अटैक करेगा तो हमें प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा CH और ये CH3, और यहां क्या आया X। एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब ये वाला प्रोडक्ट देखना जरा, वही 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करी थी, तो 1 2 3 एंड 4 ये लो। तो यहां पर जो एडिशन हो रहा है, देखो हाइड्रोजन तो यहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन तो यहीं जुड़ा है, और फिर इसमें क्या हो गया, एक तरीके से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी तो 4 नंबर पे आ गया, तो मैं बोलूंगा ये है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर है बात। तो भैया देखो 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा, तो एक चीज मैं बता देता हूं भैया, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये बनता है एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर भी कितना, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, -80 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो -80 से लेके 0 तक कम टेम्परेचर पर 1,2 प्रोडक्ट बनाना है। और भैया ये वाला जो है ना, ये होता है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर कितना, तो रूम टेम्परेचर हो सकता है ना, या अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो ये वाला 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। ये ध्यान में रखना, जब -80 पर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक, या प्रोडक्ट जो बनता है ना इसको हम बोलते हैं काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और KCP। और जब रिएक्शन जो 40 पर होती है, 1,4 एडिशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो TCP, है ना। और ये इनके नाम जो है ना वो काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक, जैसा कि नाम है वैसा ही जो है वो इनका एक्सप्लेनेशन है कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक्स से निकल के आया है। ये ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएं तो भैया ये एक तरीके से जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हो क्या हो जाएगी, एक तरीके से हमारे पास कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो बढ़ जाएगी, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट का नाम रखा गया। आपको इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस ये ध्यान में रखो कम टेम्परेचर पर 1,2 प्रोडक्ट बनाना है, ज्यादा टेम्परेचर यानी कि 40 पर कौन सा 1,4 प्रोडक्ट आप बनाओगे। ये है 1,3 ब्यूटाडाइईन। जरूरी नहीं है हम HX का एडिशन करवाए, हम किसी भी रिएजेंट का यहाँ एडिशन करवा सकते हैं, जैसे मान लो X2 का एडिशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। रिएक्शन मान लो हमें इसकी करवानी है Br2CCl4, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन तो कौन सी होती है, EAR ही होती है ना। और वही बात है, एट तो एक तो करवाई एट लो टेम्परेचर, है ना, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई, और एक लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर पर तो रिएक्शन में क्या बनेगा, 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। तो 1,2 प्रोडक्ट बना दो, बहुत ही सीधा सा काम, ये Br और ये Br। और हाई टेम्परेचर पर क्या बनेगा भैया जी, 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, ये Br और ये Br। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं आपको इसी फॉर्मेट में 1,3 ब्यूटाडाइईन दे। आपको देखो ये भी तो अपने पास 1,3 ब्यूटाडाइईन है, ये भी तो 1,3 ब्यूटाडाइईन है ना। तो यहां पर भी सेम टू सेम रिएक्शन, जैसे मान लो रिएक्शन हमें HBr की करवानी है, और वही बात एट लो टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, और एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो लो टेम्परेचर पर तो 1,2 प्रोडक्ट बनाना है, तो ये बना भैया मेरे 1,2 प्रोडक्ट। ये यहाँ पर कहीं पर एक पर जो है वो H, यहाँ H
यहाँ बी आर आ जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर हम 1,4 प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आर, ये कंडीशन आएगी, है ना। तो ये है भैया अपने पास ई ए आर रिएक्शन। जितने भी एग्जाम्पल थे सारे एग्जाम्पल जो है वो हमने देख लिए। एनसीईआरटी में जहां जहां ई ए आर के एग्जाम्पल है, इवन नॉट ई ए आर, ई ए आर के अलावा भी कुछ बहुत सारे अलग एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। तो आप ये मान के चलो कि हाइड्रोकार्बन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। हालांकि अभी एल्केन बाकी है, एल्केन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो एफ एस आर में पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हम मैकेनिज्म वाइज जो है वो ऑर्गेनिक कवर कर रहे हैं, तो हम जितने भी मैकेनिज्म है, सारी मैकेनिज्म के जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सारे एक जगह करके बाद में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई मैकेनिज्म के साथ, नई मैकेनिज्म सीक्वेंस, उसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारे एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान में रखें। थैंक यू।